हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि डाटा का कलेक्शन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, यानी डाटा कलेक्ट करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ करते हैं डाटा कलेक्ट। जब हम किसी विषय का रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा की। तो डाटा को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, उन विधियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि आंकड़ों का संकलन का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा करना। ठीक है, करने की कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम ये फालतू की चीज़ें आप पढ़ लीजिए एक बार खुद। हम सीधा जो इसका मेन, जहाँ से हम अपने राइटिंग बुक में लिखना होता है वहाँ से देख लेते हैं। तो डाटा को कलेक्ट करने की या आंकड़ों का संकलन की सांख्यिकी की अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित करने की दो विधियां हैं। आंकड़ों को एकत्रित हम दो विधियों द्वारा करते हैं, जिसमें हमें पहला आता है संगणना विधि और दूसरा आता है हमें निदर्शन विधि। निदर्शन का मतलब होता है सैम्पलिंग मेथड, सैंपल लेना आपको पता है। जैसे पानी के सैंपल क्या कहाँ से ले जाए, हम इतनी बड़ी नदी होती है, हम एक गिलास लेते हो क्या सैंपल हो जाता है। पूरे स्कूल में माना हमें कहीं बच्चों की गणित की समस्या के बारे में रिसर्च करना है तो हमें डाटा सैंपल के मेथड में कैसे लेंगे, हम एक स्कूल से 2 बच्चे चुन लेंगे। तो इसी तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट से हम बच्चों को चुन लेते हैं और हम उनके आधार पर अपनी समस्या से लेके रिसर्च करते हैं, उनके हिसाब से उनसे हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। संगणना मेथड का मतलब होता है कि जो जिस चीज़ में हम रिसर्च कर रहे हैं उससे लेके जितनी भी समूह हैं, जैसे हम गणित की अगर बात करें, हम गणित के विषय में रिसर्च कर रहे हैं और हम यमुनानगर के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो यमुनानगर में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जितने भी बच्चे हैं उन सब पे हम रिसर्च करेंगे, उन सब से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। और सैम्पलिंग मेथड में क्या हो जाएगा, यमुनानगर में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं हम सारे जगह से 4-4 विद्यार्थियों को लेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और उनको फिर उनसे हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम कम जाएगा, हमें कम संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम जब संगणना विधि की बात करते हैं हमें टाइम ज़्यादा चाहिए और हमें ज़्यादा संसाधन चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज देख लो, आई होप आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। इस विधि में तथ्यों को जानने के लिए कोई भी फैक्ट हमें जानना है तो संपूर्ण समूह की प्रत्येक इकाई, यहाँ पे प्रत्येक रहा होगा, प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यानी समूह में अगर 10 बच्चे हैं तो हमें 10 के 10 का अध्ययन करना है। सैम्पलिंग मेथड में क्या हो जाएगा, इस विधि में समूह के स्थान पर कुछ इकाइयों को छांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर समूह में 10 बच्चे हैं तो हमने 2 बच्चों को छांट के उसमें से उनका अध्ययन कर लिया और हमने अपना डाटा कलेक्शन कर लिया। तो ये इसकी 2 मेथड होगी। मेथड हम किस पे करते हैं, हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। डाटा भी 2 प्रकार का होता है, जैसे हम एक कहते हैं प्राथमिक डाटा, प्राथमिक आंकड़ों का कलेक्शन संकलन। दूसरा होता है कि द्वितीय डाटा। ठीक है, हमारे पास डाटा 2 प्रकार के, प्राथमिक डाटा, एक द्वितीय डाटा। तो उनका जो कलेक्ट करने की मेथड भी होगी वो दोनों में अलग अलग होती है। प्राथमिक डाटा क्या होता है, प्राथमिक डाटा वो होता है जिसे पहली बार जिसका कलेक्शन किया गया है और पहली बार किसी शोध कार्य में उसका यूज किया जा रहा है। द्वितीय डाटा क्या होता है, सेकेंडरी जो डाटा होता है वो क्या होता है, वो होता है कि जिस डाटा का पहले कलेक्शन किया गया हो और उसको एक बार पहले क्या किसी रिसर्च में प्रयोग किया गया, या आप सिंपल समझें जिसका एक बार पहले किसी रिसर्च में प्रयोग कर दिया गया हो और अब हम दोबारा से उसे रिसर्च में प्रयोग कर रहे हैं जिस डाटा को, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अब 2 अलग अलग टाइप के डाटा हैं तो दोनों को कलेक्ट करने की जो मेथड है वो भी अलग अलग है। देख लेते हैं। पहला आ जाता है हमें प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, यानी प्राथमिक आंकड़ों का कलेक्शन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है प्रत्यक्ष साक्षात्कार, डायरेक्ट इंटरव्यू द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति जिससे उसे लेना है उस व्यक्ति का डायरेक्ट इंटरव्यू लेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी डायरेक्ट इंटरव्यू द्वारा अपने क्षेत्र में जाकर जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम, अगर गणित से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएगा, बच्चों के पास जाएगा। अगर कुछ और उसने टॉपिक लिया है, सोशल सर्विस का लिया है, तो वो अलग क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, अपने क्षेत्र में जाकर स्वयं सूचना को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या बोला, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है वो उस क्षेत्र में जाएगा जहाँ से संबंधित उसकी क्या है, प्रॉब्लम है, और डायरेक्ट इंटरव्यू लेके वो क्या करेगा, सूचनाओं को प्राप्त करेगा।
इसमें प्रयुक्त डाटा को शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया जाता है। उसने स्वयं उसको कलेक्ट किया और पहली बार उस डाटा को प्रयोग किया जाता है। जिसका संकलन करता मतलब जिसने उसको कलेक्शन किया है उसका स्वयं जिसका संकलन उसने स्वयं किया है, किसने? शोधकर्ता ने। ठीक है। प्राथमिक प्रदाता में भौतिकता होती है क्योंकि ये प्रथम बार अपने मूल रूप में संग्रहित या कलेक्ट किए गए हैं। उसमें मौलिकता होती है या भौतिकता होती है। क्यों? क्योंकि वो पहले बार कलेक्ट किए गए हैं। इसमें पहली बार ही प्रयोग में लाया जाता है। इन प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करना है तो हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला आ जाता है हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। मैं से समझा देती हूँ क्या है इसके अंदर और आपको इसको एक बार खुद से पढ़ना है। ठीक है। वेट कीजिए 1 मिनट। हाँ, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड मतलब इसमें क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिससे उसे लेना है। साक्षात्कार द्वारा सूचना प्रदाता मतलब जिससे सूचना लेनी है प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। मतलब शोधकर्ता और जिसने सूचना देनी है वो आमने सामने आता है। शोधकर्ता इंटरव्यू द्वारा उससे सूचना को ग्रहण करता है। ठीक है। अवलोकन और साक्षात्कार यानी ऑब्जर्वेशन, उसका बिहेवियर देखिए और उससे जो इंटरव्यू द्वारा जो हमें सूचना मिलती है वो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने का सबसे प्रमुख साधन है। सबसे इम्पॉर्टेंट साधन जो है, एक तो ऑब्जर्वेशन करके हम बच्चे मैथ्स की, हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित की ही प्रॉब्लम लेंगे, मैथ्स की प्रॉब्लम बच्चे सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं वो कहाँ अटक रहे हैं। हमने कुछ पूछा नहीं उनको, बस हम उसे देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, हम उससे कुछ चीज़ें पूछे वो जवाब नहीं दे, हम पूछे अच्छा तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, तो ये दोनों ही मेथड उसमें काम आते हैं। ठीक है। इन स्रोतों से संकलन मतलब एकत्रित किए गए आंकड़ों में विश्वसनीयता होती है, उद्देश्यप्रदता होती है, किसी उद्देश्य के लिए किया था, विश्वसनीय होते हैं क्योंकि रियल होते हैं और स्वाभाविकता होती है। ठीक है। ये अपेक्षाकृत कम खर्चीले होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च इसमें नहीं आता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये जाती है, इस विधि का एक दोष ही होती है कि इसमें व्यक्तिगतता और पक्षपात की संभावना रहती है। व्यक्तिगतता मतलब मेरा जो पूर्वाग्रह है उसका फ़र्क पड़ेगा उस ऑब्जर्वेशन में। अगर मैं ये समझूं कि नहीं बच्चे इसी मेथड से सीखते हैं, बच्चे धीरे धीरे करके हर चीज़ को सीखते हैं, तो मैं उसे पॉजिटिव वे में लूँगी, उसे सिखाने की कोशिश करूँगी। मुझे लगेगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो, क्योंकि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। बट अगर मेरा पूर्वाग्रह कैसा है, नहीं बच्चों को तो आना चाहिए, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखूँगी। तो ये हो जाती है व्यक्तिगतता। पक्षपातपूर्ण हमारा अपना कोई हमने उसको लिखा नहीं कि इसका दोष है, ताकि उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। या कम दोष है, हमने बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया तो वो पक्षपात आ जाता है उसमें। तो ये दोनों क्या है, ये उसमें क्या है, दोष है या उसकी संभावना बनी रहती है। ठीक है। इसमें प्राप्त करने के लिए, इसमें आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता के व्यवहार कुशल, इस विधि से अगर हमें आंकड़ों को इकट्ठा करना है तो शोधकर्ता को व्यवहार कुशल होना चाहिए। मतलब उसे दूसरे व्यक्तियों से अच्छे से बात करना आना चाहिए। ठीक है। उनको अपने साथ रोक के रखना है। हम बात तो करते हैं लेकिन कभी कभी क्या तो दूसरा वाला हमसे उब जाता है, वो छोड़ के चले कि हमें इतनी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि वो हमारे साथ अट्रैक्ट हो, बात करने की कोशिश कर, उसको मज़ा आए बात करने में। ठीक है। निष्पक्ष होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, सही आंकड़ों का कलेक्शन कर पाएगा। ये हो गया डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, हम डायरेक्ट जाके उसको पूछ लेते हैं। अगला आ जाता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार। अब हमें सूचना किसी व्यक्ति के बारे में चाहिए, बट हम डायरेक्ट उस व्यक्ति से नहीं पूछ रहे हैं, हम डायरेक्ट उस व्यक्ति से सूचना इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो हम इकट्ठा कैसे करेंगे उस व्यक्ति के बारे में? हम उसके माता पिता को पूछ सकते हैं, भाई बहन को पूछ सकते हैं, उसके मित्र से पूछ सकते हैं और उसके आस पड़ोस वालों से पूछते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके बारे में सूचना को इकट्ठा कर देते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। लेकिन जब हम इस मेथड को चुनते हैं तो हमें ये ध्यान और उसे रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम सूचना प्राप्त करने के लिए चुन रहे हैं वो व्यक्ति सही हो। उसे एक तो जिस व्यक्ति के बारे में सूचना लेना है उस व्यक्ति के बारे में पूरी सूचना हो और निष्पक्ष हो। ऐसा ना हो कि गलत सूचना, पता तो है लेकिन वो क्या दे रहा है, गलत सूचना दे रहा है जानबूझ के अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। आप पढ़ लीजिए, सेम यही बात इसमें लिखी होंगी तो आप इसको समझ जाएंगे। तीसरा जो आता है वो है संवाददाता
से प्राप्त सूचना। अब आप बताइए मुझे, संवाददाता कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? हम टेलीविज़न में देखते हैं जब सूचनाएं देते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ है। संवाददाता प्राप्त सूचना मेथड का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें व्यापक क्षेत्र से सूचना प्राप्त, एक बड़े क्षेत्र से हमें सूचना प्राप्त करना है, जैसे हमें पूरे इंडिया से सूचना प्राप्त करना है, तो उस कंडीशन में शोधकर्ता स्वयं सारी जगह नहीं जा सकता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय लोगों को नियुक्ति करता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को चुनता है अपने शोध क्षेत्र से और उसे उस क्षेत्र की सूचना प्राप्त करने के लिए बोलता है, जो कि एक केंद्रीय कार्यालय में सूचना भेजता है। इस विधि में शोध क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो क्या करते हैं, उस क्षेत्र की सूचना फिर केंद्रीय कार्यालय में भेजते हैं। ठीक है, इस विधि में प्रत्येक स्थानीय संवाददाता अपनी बुद्धि, अपने ढंग से सूचना को क्या करता है, एकत्रित करता है, फिर उसको केंद्रीय कार्यालय में भेजी जाती है। जैसे कहाँ होता है, रेडियो में होता है, टेलीविज़न में होता है, समाचार पत्र में होता है, यही होता है ना। हम अलग अलग क्षेत्र के क्या होते हैं, संवाददाता होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की सूचना कहाँ भेजते हैं, जहाँ उनका हेडक्वार्टर होता है, और वहाँ से फिर सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है। तो यही है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला जाता है डाक द्वारा प्रश्नावली। डाक द्वारा प्रश्नावली क्या होता है, ये प्रश्नावली हम तब यूज़ करते हैं जब सूचना प्रदाता से, जिससे हमें सूचना मिले, हम डायरेक्ट नहीं मिल पाते, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है और हमें वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तब क्या होता है, हमें जो भी सूचना चाहिए होती है, हम उससे संबंधित एक प्रश्नावली बना देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं, और उसके सामने क्या कर देते हैं, कुछ रिक्त स्थान को छोड़ देते हैं, ताकि वहाँ पे वो अपने उत्तर को भर सकें। और उस प्रश्नावली पे उस प्रश्नावली का डाक टिकट लगा के, वापसी का भी डाक टिकट लगा के उस इंसान तक भेज देते हैं जिससे हमें सूचना मिलनी है, और उससे ये निश्चित समय में वापस भेजने के लिए अनुरोध करते हैं कि वो उस सूचना को निश्चित समय में हमें वापस दे, और साथ में उसे ये भरोसा देते हैं कि जो वो सूचना दे रहे हैं उसको हम गुप्त रखेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे। कई ऐसा सूचना होते हैं कि एक व्यक्ति दे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसे नुकसान, जान का, या उसकी क्या बोल सकते हैं, इमेज डैमेज हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसे ये भी विश्वास देते हैं कि उनका नाम नहीं आएगा सामने, और इस तरह से हम क्या करते हैं, उनसे जो हमें सूचना मिलती है उसका विश्लेषण करके हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली विधि डाक मेथड समझ आ गया। अगला जो आता है परिगणकों द्वारा प्रश्नावली भरना। परिगणकों मतलब जो ट्रेनर हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। इसमें क्या करेगा, जो शोधकर्ता होता है वो कुछ लोगों को चुनेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, और उन ट्रेनर को फिर उन क्षेत्रों में भेजेगा जहाँ से उसे शोध करना है। तो वो ट्रेनिंग क्या करेंगे कि जो संबंधित क्षेत्र होगा वहाँ उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से उस प्रश्नावली को भरवाएगा, या उनको भरने में क्या करेगा, उनको भरने में हेल्प करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। उनको अपने विश्वास में लेकर उस क्षेत्र से संबंधित लोगों को उनसे क्या करेगा, प्रश्नावली भरवाता है या भरने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, इसके लिए ये जरूरी होता है निर्देशों के अनुसार वापस लाकर फिर उस प्रश्नावली को वापस लाकर किसको दिया जाता है, शोधकर्ता को दिया जाता है। शोधकर्ता उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे जो ट्रेनर हैं वो क्या होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए, ईमानदार होने और व्यवहार कुशल होना चाहिए। हमने उन्हें ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन वहाँ जाके क्या झूठा अपनी मर्जी से कुछ भी भर के ला रहे हैं और हमें दे रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, निष्कर्ष सही नहीं होगा, हमारा जो शोध कार्य था वो सफल नहीं हो पाएगा। तो ये तो होगी आपकी प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने की मेथड। अब बात आते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी डाटा है उसको कलेक्ट करने की क्या क्या विधि होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता के लिए आंकड़े प्रदान करने की द्वितीय आंकड़े वे होते हैं जो संकलन पूर्व में ही किसी अन्य संकलनकर्ता ने क्या हो। सिंपल से मतलब ये है कि शोधकर्ता के लिए सेकेंडरी डाटा वो होगा जो किसी अन्य व्यक्ति ने संकलनकर्ता, मतलब जिसने वो संकलन मतलब इकट्ठे करने वाले, किसी अन्य व्यक्ति ने उसको इकट्ठा करा हो, उसे कलेक्शन किया हो, ये इसका मतलब है। ठीक है, उन्हें अपने कार्य में लिया हो। इकट्ठा करने का, उसने इकट्ठा क्यों किया, जब किसी विषय में शोध कर रहा होगा तो उसे अपने कार्य में लिया हो। और यहाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इतिहास द्वारा, व्यक्तिगत डायरी द्वारा, आत्मकथा, परलेख मतलब डॉक्यूमेंट्री हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, पुस्तकालय संग्रह या अन्य शोध कार्य, पत्र पत्रिका आदि
प्रदत्त आंकड़े प्राप्त करने के द्वितीय स्रोत हैं। द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत ये सब इतिहास हो गया, व्यक्तिगत डायरी होगी, आत्मकथा हो गया, डॉक्यूमेंट्री होगी, पुस्तकालय से, संग्रहालय से, अन्य शोध रिसर्च जो कार्य हुए होंगे, पत्र पत्रिकाओं से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। कौन सा डाटा? सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। और अध्ययन की दृष्टि से हमें 2 भागों में बांट जाते हैं ताकि हमें अध्ययन करने में सरल। इसमें से एक तरीका है व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में या पर्सनल व्यक्ति से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे बोलते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट, व्यक्तिगत प्रलेख। दूसरा आ जाता है सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी पब्लिक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और पब्लिक से ही मिलती है तो उसे हम कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, देख लेते हैं क्या इसमें पहला जो है, इसमें पहला है आपका व्यक्तिगत प्रलेख। इस वर्ग में जीवन इतिहास, आत्मकथाएं, पत्र, डायरी, संस्मरण होता है, मतलब जब आज प्रेजेंट टाइम में अपने पास्ट की बातों को याद करके लिख रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते हैं उसको कहते हैं संस्मरण। ठीक है, आदि सम्मिलित होती हैं। ठीक है, सार्वजनिक डॉक्यूमेंट में क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट जो किसी संस्था, समाज, वर्ग यानी पब्लिक के बारे में है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में हमें बता रही हैं। ठीक है, जैसे संस्था क्या होगी, बहुत सारे लोग होंगे उसमें, इसी प्रकार समाज हो गया, वर्ग या जाति विशेष होगी। ठीक है, राष्ट्र हो गए, राज्य हो गए आदि के विषय में जानकारी देते हैं। कौन? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सार्वजनिक प्रलेख कहलाते हैं। यहाँ से जो हमें नॉलेज मिलती है उसको हम कहते हैं सार्वजनिक प्रलेख कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक प्रलेख की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो ये प्रकाशित हो सकते हैं या अप्रकाशित हो। ऐसी चीज़ें जो प्रकाशित हैं जो सबके लिए आते हैं, जैसे कोई पत्रिका होगी, किसी मतलब अनुसूचित जाति के बारे में कोई डॉक्यूमेंट छपा है तो सबके लिए, भारत के बारे में उसके जो 2022 की राजनीति कैसी थी उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन सबके लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकाशित नहीं की जाती, तो दोनों तरह के हमें इसके बारे में डाटा मिलता है। ठीक है, प्रकाशित प्रलेखों में हम उपलब्ध रिकॉर्ड, पत्र पत्रिकाएं, सेवा प्रतिदिन, प्रकाशित सामग्री, चलचित्र आदि को शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ रिकॉर्ड रहा होगा, जैसे भारत का रिकॉर्ड रहा, उसने किसी शिक्षा के क्षेत्र में कोई रिकॉर्ड इकट्ठा करा तो उसका प्रकाशन क्या वो हो गया, या शिक्षा के क्षेत्र से कोई पत्रिका निकली है, प्रतिदिन सेवा के अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी कैसे पढ़े, क्या टेक्निक यूज हो रही है, क्या सामग्री है, प्रकाशित सामग्री जो भी उससे संबंधित, या हमने कोई चलचित्र बना दी, उसमें कोई मूवी बना दी, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जबकि अप्रकाशित सामग्री में गोपनीय दस्तावेज, कुछ ऐसे दस्तावेज जो गोपनीय, जैसे भारत सरकार के कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसको वो रिवील नहीं करती है। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलेगी, वो जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो हो गया दुर्लभ हस्तलेख, कुछ ऐसे हस्तलेख जिनको कभी छापा नहीं, हाथ से लिखे हुए लेख हैं, हमारे ग्रंथ हो गए, ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी छापी नहीं गई होंगी, या किसी ने पर्सनल कुछ चीज़ें लिखी होंगी तो वो आ गई। अप्रकाशित आत्मकथाएं होंगी, जीवनी होगी, शोध प्रबंध होगी, किसी ने शोध कार्य करा लेकिन उसको छापा नहीं, तो वो सब जो होते हैं हमारे सार्वजनिक प्रलेख में आते हैं। तो इस तरह के हमारे 2 प्रकार के डाटा थे, 2 प्रकार के डाटा को कलेक्ट करने की हमारे 2 अलग अलग मेथड थे। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।